देखिए, एसएससी का मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। इसके अलावा मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया। तो जिस तरीके से आप कहना, फिर आप वही देखते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, ग्रैंड एंट्री हो रही है, ये हो रहा है, स्वागत हो रहा है। मतलब आंसर राइटिंग मैंने, लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैंने जीएस के आंसर टेस्ट लिखे ही नहीं है, तो मेरे पास कोई आंसर टेस्ट है नहीं। नोट्स एकदम कंसाइज, बहुत ज्यादा नोट्स है ही नहीं मेरे पास, बहुत लिमिटेड नोट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एसएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया। चाहूंगी कि जो मिस्टेक्स मैंने की, अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा। चल उठ, कर मेहनत, मैं हूं तेरे साथ, अभी तो तुझे छूना पूरा आसमान बाकी है। स्वागत है सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा, बहुत दिन हो गए यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं आया है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये एसएससी सीजीएल और यूपीएससी सीएससी दोनों एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ रितु मीना मैम मौजूद है। इन्होंने अभी यूपीएससी सीएससी 2022 में फाइनल सिलेक्शन लिया है और इन्होंने एसएससी सीजीएल के थ्रू अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब प्राप्त करी। उस जॉब को कंटिन्यू करते हुए यूपीएससी की तैयारी करी और अंतिम रूप में थर्ड अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लिया। तो आज मैडम की इस जर्नी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से मैडम की तैयारी रही और इंग्लिश मीडियम इनका यूपीएससी में रहा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल रहा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी हम जानेंगे किस तरीके से मैडम की ऑप्शनल की तैयारी रही और एसएससी सीजीएल के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट और बहुत सारे टॉपर भी बताते हैं कि हम एसएससी सीजीएल तो हो गया लेकिन यूपीएससी का सोच के बैठे, यूपीएससी करना है, तो जॉब के साथ साथ कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे मोटिवेशन बरकरार रखें, क्योंकि सुबह से शाम तक आप जॉब करके आते हो, थक हार के ऑफिस से आ रहे हो, फिर कैसे पढ़ाई में मन लगे कि कैसे बैठना है पढ़ाई में, आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है और भी अदर एक्टिविटीज करनी होती है, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए कि यूपीएससी की तैयारी भी आपकी अच्छे से हो पाए और जल्दी से जल्दी यूपीएससी क्रैक कर पाओ। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों को कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैडम सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अचीवमेंट्स के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद किया आपने हमें अपना कीमती समय दिया। कैसे हो रिजल्ट आने के बाद आपका कैसे दिन जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार आपके इंस्टाग्राम को भी मैं फॉलो करता हूँ, तो अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, टॉपर स्टॉक हो रहे हैं। जब आप तैयारी कर रहे थे और सिलेक्शन के बाद इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, कैसे एकदम से लाइफ चेंज हो गई, कैसा जा रहा है सारा कुछ? सर, सबसे पहले तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और अंकित जी आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं और लोगों के साथ पहुंच सकूं और जुड़ सकूं। शुरू में क्या होता है कि गाइडेंस जैसे मुझे भी नहीं था और अपना रास्ता खुद खोजते हैं, तो आज की डेट में गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और ऐसे यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर मैं और लोगों तक पहुँच सकती हूँ लोगों को गाइड करने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो जैसा कि आपने पूछा कि लाइफ में कैसे चेंज आया है, देखिए हमेशा से जब तैयारी करते हैं तो अपने लिए करते हैं कि अपने को एक जॉब भी चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हम अपनी मेहनत करते हैं। लेकिन जब ये एक्चुअल में हो जाता है ना, तब शायद बिलीव ही नहीं होता है और वो फीलिंग भी सिंक इन ही नहीं होते कि ये हो गया है फाइनली, कि मतलब अब हर तरीके से लोग पूछ रहे हैं और एक्सपीरियंस गाइडेंस मांग रहे हैं, हर जगह बुलाया जा रहा है, जो रिस्पेक्ट हमेशा से चाहते थे कि मिले वो मिल रही है और भी लग रहा है कि अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए अब एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम सर्विस कर सकेंगे और लोगों के अब एक्चुअली काम आ सकेंगे। तो वो जो सारी मेहनत की थी इतने सालों की, फाइनली जो मेरा 6 साल का सफर रहा और अब ये सफलता प्राप्त हुई है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और आई थिंक मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप को ज्यादा खुशी हो रही है। मतलब उनको मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में, तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुत बदल गई है जिंदगी कुछ चंद दिनों में। सही बात है। जब बच्चा कुछ बड़ा करता है तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, ऑब्वियस बात है। मैडम मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा, किस तरीके की शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी रही और कब ये आपके दिमाग में डाला गया कि कब आपके मन में आया कि मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे करनी चाहिए, जैसे कि आपने पहले एसएससी की तैयारी करी फिर यूपीएससी की? जी, तो शुरू से ही क्या कहते हैं, मेरे फादर का जॉब दिल्ली में ही था, तो 1997 में फादर यहाँ पे आ गए थे, तो हम फादर के साथ ही रहे थे। और तो मेरी सारा जो स्कूलिंग मैंने किया है और बाद में ग्रेजुएशन वो सब मेरा दिल्ली से ही हुआ है। तो केंद्र विद्यालय जनकपुरी से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद 2012 पास आउट में होने के बाद मैंने बीटेक किया है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो 4 साल का मेरा बीटेक रहा, जिसमें 2016 में मैंने वो बीटेक भी पास किया। तो कॉलेज से भी मैंने प्लेसमेंट लिया और शुरू से ही कह सकते हो मेरे माँ बाप भी आपको कहेंगे ऐसी चीजें,
मैं शुरू से ही बहुत सिंसियर थी पढ़ाई में, कि मतलब ऐसा लगता था क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो एक लगता था रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा करियर बनेगा। तो 10th में भी मतलब 85%, देन 12th में भी मैंने और मेहनत करी बहुत ज़्यादा, सेकंड टॉपर रही मैं। कॉलेज में भी मेरा अच्छा स्कोर रहता था, काफ़ी टॉप लेवल पे, तो मतलब टीचर्स भी हमेशा खुश रहते थे कि पढ़ाई करती है, अच्छी बच्ची है। तो उसके बाद मैंने तो क्योंकि आईटी सेक्टर में ही अपना जॉब लेने का सोच लिया था, लेकिन फाइनल ईयर में मेरे को ऐसा लगा कि मुझे एक्चुअली एक ऑफिसर लेवल का जॉब चाहिए, और मैं शायद सिर्फ अपने इस लेवल पे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊँ जहाँ तक मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो मुझे तब उतना आइडिया नहीं था, 12th तक तो जैसे बिल्कुल ही नहीं, और ग्रेजुएशन भी कर लिया था तब भी मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं थी। एक दोस्त के थ्रू पता चला कि एसएससी का कुछ एग्जाम होता है और उसमें ऐसे का एएसओ लेवल की पोस्ट मिलती है। मुझे अच्छा लगा, मेरे को ऐसा लगा कि ये काम है जो हम कर सकते हैं। तब मैंने एसएससी सीजीएल 2016 में पास किया, और उसी साल मैंने जैसे पास आउट किया उसी साल मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी दिया। तो प्री दिया, थोड़ा सा उसमें भी स्ट्रगल रहा। प्री भी हमारा ये कैंसिल बहुत हो जाता है एग्जाम कई बार, तो प्री भी मैंने 2 बार दिया है एसएससी का। फर्स्ट टाइम दिया, फिर कैंसिल हो गया तो सेकंड दिया। फिर मेंस भी मैंने प्री का एसएससी का दिया, वो कैंसिल हो गया, दोबारा दिया। और उसके बाद फाइनली हमारा उस टाइम पे 2016 में एसए वाला राउंड ऐड हुआ था, देन टाइपिंग। तो 1 साल लग गया ये पूरा प्रोसीजर होने में, और मैथ्स इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा ही था। बाकी मैंने पढ़ाई करके और मेहनत करके, उम्मीद नहीं थी मेरे को बट लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एसएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया। तो 2017 में इसका रिजल्ट आ गया था, और तब फिर मेरे को लगा कि अभी ज्वाइनिंग में टाइम था। तब मैंने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और सबसे मैंने मेरे फादर ने मुझे बताया था। तब उन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है, उसमें ऐसे देश के लिए कुछ कर सकते हो, आप ऑफिसर बन सकते हो। तो मैंने खुद फिर उस चीज को सर्च किया, एक क्यूरोसिटी जागी, जो मुझे फादर ने सिर्फ थोड़ा सा बताया, तो मैंने खुद जानना चाहा कि क्या होता है आखिर ये एग्जाम। फिर मैंने इसको सर्च किया, तब तक इंटरनेट जैसी चीजें आ गई थी। फिर ढूंढा, पता किया, सिलेबस डाउनलोड किया। और एक चीज जो मैंने ध्यान रखी ना, कि ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया तो करना है, नहीं, आप खुद देखे आपको करना है या नहीं करना। क्योंकि मुझे एक चीज तो पता थी कि यूपीएससी जैसा एग्जाम काफी बड़ा एग्जाम है, और जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं होगी और वो पैशन नहीं होगा कि मुझे ये करना है, तब तक आप इसको नहीं कर सकते। तो मैंने खुद रिसर्च करी, लोगों से पूछा कौन क्या तैयारी कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना टाइम लगता है, कितना मुश्किल होता है, सिलेबस डाउनलोड किया। फिर मेरे को पूरा रियलाइज हुआ कि हाँ, ये मेरी चीज है, मैं इसको कर सकती हूँ और मैं ये करूंगी। तब मैंने वो एग्जाम, आप देखिए एसएससी का मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। इसके अलावा मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, ना मैंने कभी बैंक पीओ का एग्जाम दिया है। कई बार लोग बोलते हैं स्टेट सर्विसेज दे के देख लो, राजस्थान वाला दे लो, मतलब मैंने नहीं दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बैंक पीओ के, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरा लेवल नहीं है, कोई और जरूर क्लियर कर सकता है पर मैं नहीं। तो आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानिए, दूसरों के कहने पे मत कीजिए। आपको लगता है तो फॉलो कीजिए, वरना मत कीजिए। तब सर मैंने फाइनली जून 2017 में इसकी तैयारी शुरू करी, और ये 6 साल, 3 अटेम्प्ट वैसे मुझे हुए, लेकिन ये 6 साल का सफर इसलिए हो गया क्योंकि 2 अटेम्प्ट स्किप भी किए हैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, जो स्ट्रगल मैं आपको आगे जरूर बताना चाहूंगी। तो उस तरीके से फाइनली मैंने तैयारी करी, और अब जाके फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ है 3rd अटेम्प्ट में। ग्रेट। मैं आपके स्ट्रगल भी जानूंगा, जाहिर सी बात है आपके स्ट्रगल सुन के बहुत सारे एस्पिरेंट्स मोटिवेट होंगे, और आपकी स्ट्रेटजी भी हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एसएससी के जॉब कर रहे थे, उसके बाद आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी, तो आप ऑफिस के बाद जब घर आते थे तो टाइम कैसे आप मैनेज कर पाते हो? कि एक तो ऑफिस में आप थका हार के बैठे हो, वहां ये मोटिवेशन बना रहता है कि चलो अभी घर जाएंगे तब कुछ इंटरटेनमेंट का कर लेंगे, लोग फैमिली से मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, क्योंकि फिर सोने का भी टाइम हो जाता है, ठीक है। तो फिर वहां वो मोटिवेशन, लेकिन घर पे आके आपको पढ़ना है, तो पढ़ने का तो शुरू से कभी किसी को मजा आता ही नहीं है पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके गोल ऐसे हैं, आपने किसी एग्जाम के बारे में, किसी पोस्ट के बारे में सोच रखा कि मुझे ये अचीव करना है, तब पढ़ना पड़ता है, लेकिन मजा तो किसी को नहीं आता है। लेकिन फिर वो कैसे आप करते थे ऑफिस से आके, पूरा रूटीन कैसे रहता था, उसको थोड़ा बताओ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले तो देखिए मैंने तो एग्जाम क्रैक कर लिया था, और 1 साल का टाइम था ज्वाइनिंग का, तभी पढ़ाई शुरू कर दी थी, तो काफी सारी चीजें मैंने तब भी पढ़ ली थी। पर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया 2018 में, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके जस्ट बाद मैंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया। तो वो बिल्कुल आइडिया नहीं था। जॉब में जाने के बाद रियलाइज हुआ कि जॉब के साथ करना अलग स्ट्रगल है, वो अलग डिफिकल्टी है। तो बहुत दिक्कत आती थी, एक तो टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को सीखनी पड़ी, और मेरे को सीखनी ही थी, मतलब टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं XYZ,
अगर आप उसके साथ कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए जो कुछ चीजें मैंने फॉलो करी, तो सबसे पहले है, क्योंकि मेरा तो गवर्नमेंट जॉब था, मैं उसी के लिए कह सकूंगी, तो सैटरडे संडे हमें ऑफ मिलता है। तो ये जो 2 दिन होते हैं हमारे सैटरडे संडे, वो तो ऐसा होता है गोल्डन दिन है, मतलब उसको तो आप वेस्ट करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो सैटरडे संडे तो आप अपना, क्योंकि जो 8-10 घंटे देने की बात होती है, शुरू में मैंने जब 1 साल मुझे जो पूरा टाइम था तो मैं 8-10 घंटे देती थी। शुरू में सबको ही लग जाता है सिलेबस कवर करते करते, तो बाद में भी टाइम लगता था, लेकिन चीजें मेरे को थोड़ी कट शॉर्ट करनी पड़ी। लेकिन सैटरडे संडे मैं यही कोशिश करती थी कि मैं पूरा 8 से 10 घंटा अपने पढ़ाई को दे पाऊं अच्छे से, तो वो मैंने यूज किया। सेकेंडली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आप जो ट्रैवलिंग टाइम होता है ना, मेरा जॉब करंटली गुड़गांव में है, तो दिल्ली से गुड़गांव का ट्रैवल ऑलमोस्ट मेट्रो में मुझे 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो 1.5-2 घंटा आने का, 1.5-2 घंटा जाने का। तो वो चीज को मैंने मैनेज किया कि यार ये जो टाइम मुझे मिल रहा है ये तो मेरा अपना टाइम है, इसको तो मैं यूज ही कर सकती हूँ, तो उसको मैंने यूज करना शुरू किया। तो जैसे मुझे करंट अफेयर्स करना होता था, तो जैसे कि मैंने बताया कि ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल को मैंने करंट अफेयर्स के लिए फॉलो किया, तो मैं उसकी वीडियोस डाउनलोड कर लेती थी और फिर नेक्स्ट डे मेट्रो में ईयरफोन्स लगाए, लोग अपना चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई गाने सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है, आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। तो मैं अपनी करंट अफेयर्स का जो टाइम है वो ही रखती थी, मैं उसमें अपना करंट अफेयर्स पूरा कर लेती थी। चाहे आपको कैसे भी आने जाने का ट्रैवलिंग वाला टाइम करंट अफेयर्स को डोनेटेड था। फिर मैं कुछ बुक्स वगैरह अपने साथ ले जाती थी, कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं वो साथ ले जाती थी। और जैसे ही मेरे को ऑफिस में कभी टाइम मिलता था, मान लो आपके बॉस नहीं आए हैं, अब वो छुट्टी पे हैं या आपको काम नहीं है या आपने जल्दी काम खत्म कर लिया, फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम जो बच गया है, जो भी मतलब हमारे सही तरीके हैं, ऐसा नहीं कि काम पे भी आप कॉम्प्रोमाइज कर दें, वैसी चीजें भी हुई, लेकिन सीखी कि वो भी नहीं करना है। तो उस तरीके से मैंने उसको मैनेज किया कि जो भी टाइम बच गया, लंच का टाइम होता है तो लंच आपने किया, 10-15 मिनट आपको लगते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, तो मैं वो छोटी जो कहते हैं ना, टाइम की चोरी करना सीखना पड़ता है। और वो हर 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा आधे घंटे में मेरा एक ये टॉपिक हो सकता है, या स्पेक्ट्रम लेके गई हूँ तो मेरे 2 पेजेस में आधे घंटे में पढ़ लूंगी, तो वो 2 पेजेस में पढ़ लेती थी। आपको ये 2 पेजेस शायद बहुत छोटी चीज लग रही हो, लेकिन ये 2 पेजेस जब जुड़ जाते हैं ना, तो बहुत मतलब कब उतना कवर हो जाता है पता नहीं चलता। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने एक चीज सीखी और उसके साथ ही मैंने मैनेज किया। दूसरा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके जो आसपास लोग हैं वो थोड़े पॉजिटिव रहें। तो लकीली मतलब और मेरे लिए तो ऐसा रहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मेरा ऑफिस है, वहां के लोगों से मुझे काफी सपोर्ट रहा। मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, मतलब सब जगह मुझे ज्यादातर अच्छे ही लोग मिले और सबने मुझे सपोर्ट किया। होता क्या है कि जब आप जेन्युइन भी रहते हो ना आपकी तैयारी में, और लोग आसपास आपको देखते हैं कि आप सच में तैयारी कर रहे हो और आप कुछ करना चाहते हो, तो ऐसे लोग आपको ना सफर में मिलते हैं, वो आपका जज्बा पहचानते हैं, देखते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। मुझे वो सपोर्ट मिला मेरे ऑफिसर से, मेरे स्टाफ से, मेरे कलीग से, सबने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो उनके सपोर्ट को तो बहुत ज्यादा थैंक यू। मैं इस मामले में काफी लकी रही। बाकी मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से किया। दूसरा आपने बताया कि जैसे घर आके मन नहीं होता है, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, नहीं मन होता है, मेरा भी नहीं होता था, लेकिन उसके लिए मैंने अच्छे दोस्त रखे हुए हैं अपने पास। तो ऐसे अच्छे दोस्त जो रोज मेरे अपडेट लेते रहते थे, आज कितनी पढ़ाई कर ली, अब आगे क्या चल रहा है और कितना टाइम लगेगा। तो मुझे एक रहता था कि अरे यार पढ़ना भी है, तो थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा अपना पैशन, दोनों को मिला के टाइम फिक्स कर रखा था। जैसे सुबह मैंने आपको बता दिया, सुबह तो मेरा क्या है, लेट नाइट का ज्यादा शेड्यूल रहता था, तो सुबह तो मैं उठती थी, रेडी होती थी और निकल जाती थी। तो मेट्रो का टाइम यूज किया, ऑफिस में जो टाइम मिल गया वो यूज किया, वापस ट्रैवलिंग में टाइम यूज किया, फिर घर आ गए। तो जैसे पूरा मेरा रूटीन, जैसे आराम से आप 8 बजे उठे, 9 बजे निकल गए, फिर पूरा शाम को 6 बजे तक आप वापस आ गए। इसमें आपको जितना टाइम मिल रहा है ना उतना यूज कर लो। कभी कोई आया ही नहीं है तो पूरा दिन भी मिल गया, या कम टाइम मिल गया तो कम मिल गया, कोई बात नहीं। फिर घर आने के बाद ना, जैसे आपने आए, चेंज किया, उसके बाद कुछ चाय नाश्ता किया, उसके बाद मैं अपना 2 घंटे का सेशन फिक्स कर लेती थी कि 2 घंटे जैसे 7 से 9 पढ़ना है, तो 7 से 9 में ये चीजें कंप्लीट करनी है। फिर 9 से 10 का मैं डिनर रख लेती थी कि डिनर प्लस थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, 9 से 10 हो गया। फिर 10 से 12 या 10 से 1 इस तरीके का 2-3 घंटे मैं और निकाल लेती थी। तो कुल मिला के पूरे दिन में 5 से 6 घंटे या 4 से 5 जो भी आपको फिजिबल हो उतना टाइम आप निकाल लीजिए, और सैटरडे संडे का पूरा दिन निकाल लीजिए। तो मेरे हिसाब से उतना बहुत हो जाता है, उतने में आप सफिशिएंटली काफी चीजें कवर कर लेते हैं। तो अब ठीक है, जॉब के साथ मेरे को एक ब्रेक भी रहता था, तो ऐसा भी नहीं होता था मुझे ब्रेक लेना पड़े, मेरा ब्रेक जॉब के साथ ही हो जाता था। जॉब में जो टाइम पास हो रहा है वही ब्रेक है।
अभी आपकी स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं। अभी आपने जी। कैसे पढ़ाई करी वो सब जान लेते हैं। तो उससे पहले आपका मीडियम इंग्लिश रहा, राइट? जी, इंग्लिश और मीडियम। आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य रहा। जी, बिल्कुल। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे सुन के। उससे आपने ऑप्शनल अपना चेंज भी किया शायद। जी, बीच में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको थोड़ा बताओ ऑप्शनल के बारे में। ये कैसे आपका रहा चेंज, आपने क्यों किया, पहले कौन सा था, और ऑप्शनल चूज करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं? एक एस्पिरेंट जो अभी नया है, इस तैयारी में आना चाहता है, कैसे अपना ऑप्शनल चूज करे? जी जी, ऑप्शनल मैं सभी को बोलती हूँ और आप सभी को भी कहना चाहूंगी, अपना ऑप्शनल बहुत सोच समझ के चूज कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल अगर आपने गलत चूज कर लिया तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है एक ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में, और अगर वो ठीक से प्रिपेयर नहीं हो, अगर आपको चेंज करना पड़े तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज मेरे साथ हो गई। बाद में मुझे समझ आया ऑप्शनल को चुनते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप ऑप्शनल चुन रहे हैं उसका गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसका मटेरियल कहाँ अवेलेबल होगा, और अगर आपको कोचिंग लेनी है तो कौन सा बेस्ट टीचर इसके लिए अवेलेबल है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए सिलेबस, सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना है और कहाँ रुकना है। बहुत ही कंसाइज वे में कौन से टॉपिक्स आपको कैसे कवर करने हैं वो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तीसरी चीज है कि वो सब्जेक्ट आज की डेट में क्या स्कोर कर रहा है, वो बहुत मायने रखता है। भले ही आपका सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में हो, लेकिन अगर वो स्कोरिंग नहीं है, देखिए ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगे बट ये सच्चाई है। आपको जानना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में नंबर मिल रहे हैं ताकि आपका मेहनत वेस्ट ना जाए। तो इस तरीके से वो जरूर देखिए, स्कोरिंग होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। एंड चौथी चीज है कि आपकी इंटरेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है इंटरेस्ट बिल्कुल लो प्रायोरिटी पे, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन हर ऑप्शन में कुछ दिक्कतें तो आपको आएंगी इंटरेस्ट के बाद भी। एक टाइम पे वो सब्जेक्ट भी आपको बोरिंग लगेगा ही, तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ब्लाइंडली मत लीजिए। लेकिन जहां पे ये सारे फैक्टर्स कुछ कुछ मात्रा में पूरे हो जाएं, आप उसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनिए। तो चलिए, अभी हम आपकी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी जान लेते हैं। आपका मेंस और ऑप्शनल तो आपने बता ही दिया जी। अब प्रीलिम्स में, जैसा इस बार प्रीलिम्स बहुत टफ आया, प्रीलिम्स को देखकर बहुत सारे बच्चे निराश हो गए कि यूपीएससी ने ये क्या कर दिया हमारे साथ, है ना? तो प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा बताओ, प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी की जा सकती है, सीसेट और आपका जीएस वाला, फिर आप मेंस में जीएस1 जीएस2 इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, और बुक्स कौन से आपने यूज करे, नोट्स कैसे बनाते थे, इसको थोड़ा डिटेल में समझा दो। जी। तो सर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने काफी चीजें हिट और ट्रायल मेथड से खुद ही सीखी हैं। शुरू में गाइडेंस किसी का था नहीं, तो धीरे धीरे मैंने अपनी मिस्टेक्स कर करके ही चीजें सीखी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मिस्टेक्स मैंने की, अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए, जैसे जीएस के लिए, आप लिमिटेड बुक लिस्ट रखिए, अपने लिमिटेड चीजें पढ़िए और मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। तो मेरा जो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट रही, मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 6th to 12th की सारी एनसीईआरटीज को पढ़ा है, बार बार पढ़ा है और उसी में मार्क किया है, जहां पे भी लगा वहां पे मैंने नोट्स बनाए हैं। और मैप, ज्योग्राफी में मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो भी ऑक्सफोर्ड की या ब्लैक स्वैन की एटलस अपने पास रखिए। जो भी प्लेसेस न्यूज आ रही है उनको देखते रहिए बार बार रिपीटेडली, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह जो भी न्यूज में है, उस तरीके से उसको आप कंप्लीटली अच्छे से कवर कीजिए। सेकंड है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए मैंने रेफरेंस के लिए शुरू में 11th और 12th की एनसीईआरटीज को पढ़ा, ताकि मुझे एक बेसिक बैकग्राउंड मिल जाए। तो उसको मैंने बार बार नहीं पढ़ा, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एनसीईआरटीज में से ज्यादा कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज आए। उसके बाद मैं रेफरेंस बुक पे चली गई, तो वो मेरी थी लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को ही फिर बाद में मैंने हर बार मल्टीपल रिविजन्स किए हैं। लक्ष्मीकांत थोड़ी बल्कि बुक है, तो मैंने यूजुअली उसी में हाईलाइट करके मार्क करके अपने नोट्स बनाए हैं। अलग से कुछ नहीं, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो याद नहीं होती हैं चीजें बस उनके, बाकी कुछ नहीं। थर्ड, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने हमेशा से शुरू से ही मृणाल सर के लेक्चर्स को फॉलो किया है। तो मैंने मृणाल सर का ही कोर्स किया था 2019 में, और उन्हीं नोट्स को बार बार अपडेट करते हुए मैंने उन्हीं से पढ़ा है। कोई भी एनसीईआरटी मैंने इसके लिए फॉलो नहीं करी है। देन एनवायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की जो हमारी एक बुक आती है, रेफरेंस के लिए आप उसको रखिए, उसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स को ही पढ़िए, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस करंट अफेयर्स, काफी ज्यादा पार्ट एनवायरमेंट का करंट अफेयर से आता है, तो उसमें जितनी भी एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए, जितना हो सके गूगल सर्च कीजिए, ताकि उसका आप अपना स्कोप और होराइजन थोड़ा बढ़ा के चलिए, और स्टैटिक से ज्यादा आप करंट पे मिक्स करके फोकस करिए। वो मेरा एनवायरमेंट का पोर्शन रहा। देन हिस्ट्री।
हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशियंट और मिडिवल इनके लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज को फॉलो किया। न्यू एनसीईआरटीज वगैरह भी हैं, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में मुझे लगता है क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से दी गई है। तो सतीश शर्मा और आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा, इन बुक्स को मैंने फॉलो किया ओल्ड एनसीईआरटी को। और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया, सिर्फ स्पेक्ट्रम की बुक को ही पढ़ा है। ये तीनों हिस्ट्री का पार्ट मैंने यहीं से कवर किया, प्लस साथ में आपका हिस्ट्री में कल्चर वाला पार्ट भी आ जाता है। तो कल्चर के लिए एक बुक आती है, एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, क्लास 11, पतली सी बुक है एनसीईआरटी की, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। और जो मैंने एंशियंट मिडिवल के सोर्सेज बताए, काफी हद तक कल्चर का पार्ट उसमें भी कवर हो जाता है। तो ये सारा मेरा इसका सोर्स रहा। तो ये बेसिकली बुक लिस्ट रही। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो जीएस में, क्योंकि 50% मैं 2 चीजों में बांटती हूँ, एक स्टैटिक पार्ट हो गया जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा हमारा होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के पोर्शन के लिए मैंने ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल को फॉलो किया। उनके डेली 2 वीडियोस अपलोड होते हैं, प्रीलिम्स बूस्टर एंड एडिटोरियल डिस्कशन। मैंने ये दोनों वीडियोस को डेली फॉलो किया है, और प्रीलिम्स बूस्टर जो डिस्कशन आता था उसी में से मैंने अपने नोट्स भी बनाए। तो जो भी सब्जेक्ट वाइज में डिवाइड करके लूज शीट्स पे नोट्स बनाती थी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरीके से सेक्शन बना लीजिए, और उसमें जो भी जिस सेक्शन की न्यूज आ रही है उसको लूज शीट्स में ऐड करते चलिए। तो लास्ट में होगा क्या ना, ये बहुत ज्यादा हेल्प रहता है कि आपको जैसे ही आपका 1 वीक का आपने न्यूज पढ़ा ना, आप वीकली उसको रिवाइज कर लो। जब आपका पूरा मंथ का न्यूज खत्म हो गया है तो वही नोट्स को उठा के आप मंथली रिवाइज कर लो। एंड लास्ट में प्रीलिम से पहले आपको अलग से कोई मैगजीन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारा कंसोलिडेट होता चला जाता है शुरू से ही। क्योंकि 12 महीने तक हमको करंट अफेयर्स फॉलो करना है, तो काफी बल्कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए तो मुझे बहुत हेल्प रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीकली मंथली रिवीजन कर रही थी, तो लास्ट में मुझे बहुत कम टाइम लगा। तो 4 बार कम से कम मैंने उन्हीं अपने नोट्स को मल्टीपल रिविजन कर लिया था, तो उससे मुझे काफी हेल्प हो गया। दूसरा पेपर जो सीसैट का है, उसके लिए मेरे पास कोई अलग से स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसा कि सर ने बताया भी, मैंने एसएससी सीजीएल की पहले तैयारी करी थी, तो मैथ्स और इंग्लिश मेरा काफी हद तक वहीं से प्रिपेयर था, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। तो मैंने अलग से कुछ तैयारी नहीं की, ना अलग से कोचिंग करी, तो मेरा बैकग्राउंड था इसलिए मेरा हो गया। बट आप सब लोग को मैं एडवाइस करना चाहूंगी, जिस तरीके से सीसैट का लेवल डिफिकल्टी बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है या आप कट ऑफ के आसपास रहते हैं, तो प्लीज अपने स्ट्रैटेजी बनाइए और क्लासेस लीजिए अगर आपको जरूरत लगती है, या कहीं से भी पढ़िए। आजकल बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी फ्रीली अवेलेबल हैं। सीसैट पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आप सीसैट इग्नोर करेंगे तो जीएस में 200 नंबर लाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही प्रीलिम्स को लेके। मेंस को लेके मैं ऑप्शनल का आपको बता ही चुकी हूँ। उसके अलावा जीएस और एसए वाला जो पार्ट रहा, एसए राइटिंग के लिए मैंने एसए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ ओनली आईएएस उसको ज्वाइन किया था, और 4-5 एसेस। इसमें एक चीज मैं जरूर एडवाइस करूंगी मेंस के लिए, आप टॉपर्स की कॉपीज उठाइए और एक बार देखिए कि वो लिखते कैसे हैं। उससे आपको बहुत कुछ चीजें पता चलेंगी कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें हम मिस कर रहे हैं, या मेरे आंसर राइटिंग में क्या दिक्कत आ रही है कि मैं मार्क्स नहीं फेच कर पा रहा हूं। तो इसी तरीके से मैंने भी टॉपर्स की कॉपीज डाउनलोड करी और उनसे सीखा कि लिखना कैसे है। क्योंकि कंटेंट तो एक पॉइंट के बाद आप सबके पास प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन उसको प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकें। तो वो चीज मैंने करी, जरूर आप कॉपीज जरूर देखिए। तो एसेज भी मैंने टॉपर्स के एसेज देखे, वो कैसे लिखते हैं, उसी से अपना कंटेंट बनाया। काफी कुछ आपको कोटेशंस उसी में मिल जाएंगे, वहीं से आप कोट्स उठा लीजिए, कंटेंट, एनेक्डोट सब यहीं से उठा लीजिए और अपना एक कंटेंट अलग से बनाइए। देन यू स्टार्ट राइटिंग योर ओन। उसके बाद आप 5 से 10 ऐसे एग्जाम से पहले लिखिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जीएस के लिए भी जैसे मैंने बताया, बेसिकली जो स्टैटिक पार्ट होता है वो तो आपका जीएस के साथ कवर हो ही जाता है। उसके अलावा काफी सारा पोर्शन आपका करंट में जो रहता है उसको कंसोलिडेट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अलग से नोट्स बना सकूं। इसलिए मेंस 365 जो विजन आईएएस का रिलीज होता है बिफोर मेंस, वो मैंने फॉलो किया, और सारी 6-7 जो भी बुकलेट्स आती हैं करंट अफेयर्स का सारा पोर्शन, डेटा रिलेटेड एंड एवरीथिंग, मैंने उससे याद किया। अब देखिए, इससे पहले मैं करंट अफेयर्स पहले ही फॉलो कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं मुझे पता नहीं था कुछ भी। वो कंटेंट मेरे लिए नया नहीं था, बस वो कंसोलिडेटेड था एक जगह। जो मैंने नोट्स नहीं बनाए वो मुझे वहां मिल गए। लेकिन करंट अफेयर्स आप पूरा साल के शुरू से ही, 1 साल के पीछे से ही फॉलो करिए, तो आपको सारी न्यूज पता हो रहेगी कि चल क्या रहा है। तो उस तरीके से मैंने फॉलो किया, तो करंट वहां से। और अगर इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप कहीं पे देखिए वैल्यू एडिशन मटेरियल अवेलेबल होता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, या अपना खुद कंटेंट बना सकते हैं गूगल वगैरह से ढूंढ के। और इस तरीके से सब सारी जगह से कंसोलिडेट करके आप अपना कंटेंट बनाइए। और दूसरी चीज है आंसर राइटिंग। देखिए, आंसर राइटिंग एक तो बहुत चीज जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानो।
मेरा मेंस 23 नंबर से रहा था सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि मुझे आंसर नहीं लिखना आता, उसकी वजह ये थी कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं था। तो क्योंकि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं था तो मैंने अपने कंटेंट को अच्छे करने पे इस बार फोकस किया। आंसर राइटिंग मैंने, लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैंने जीएस के आंसर टेस्ट लिखे ही नहीं है, तो मेरे पास कोई आंसर टेस्ट है नहीं, और मैंने ऑप्शनल के सिर्फ 3 टेस्ट ही लिखे थे, क्योंकि आंसर राइटिंग मेरा प्रॉब्लम नहीं था। आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो आप लिखने पे फोकस करिए, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप कंटेंट पे फोकस करिए, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप अपनी स्पीड पे फोकस करिए। तो किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचान के अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, खुद उसको मोल्ड करिए, जिससे जो अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरी इस वीडियो से भी जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगे, जो एडवाइस आपको अच्छी लगे, अपने लिए सूटेबल लगे, वो लीजिए, बाकी एडवाइस को आप छोड़ दीजिए। ओके, ग्रेट। मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ी नहीं ज़्यादा, मैडम ने सारा कुछ अपने से ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो ही गई हैं, जो आपके डाउट्स रहते हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं यहाँ नहीं भी बैठा होता तब भी ये वीडियो बन सकती थी, मैं भी आप ही की तरह दर्शकों की तरह बैठा रहूंगा, पर सारा कुछ सुनता रहा मैडम का। लास्ट में फिर भी अगर कुछ रह गया हो, या फिर नए एस्पिरेंट्स को आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो, उनको मोटिवेट करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसी गलतियां आप बताना चाहते हो, या फिर ये बताना चाहते हो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए उन एस्पिरेंट्स को इस जर्नी से आने से पहले, इस दलदल में वो फंस के ना रह जाए, तो कुछ आपके सजेशन लास्ट में क्या कहना चाहो, क्या मैसेज देना चाहो? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप बिगिनर हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजन ले लीजिए कि आपको यहाँ आना भी है या नहीं आना, आप अपनी मर्जी से अपने पैशन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी के दबाव में तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने बोल दिया है, या कजन्स तैयारी कर रहे हैं। मतलब मैं अपनी फैमिली में भी, जैसे अपने कजन्स को भी मैं यही कहती हूँ, अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो ही करो, जस्ट बिकॉज मैंने कर लिया तो मत करो, क्योंकि वरना आप इस दलदल में ऐसे फंस जाओगे और कभी निकल नहीं पाओगे। वो जरूर आप अपने चीज दिमाग में रखिए। कुछ मिस्टेक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनका जरूर ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपने मेहनत अब शुरू कर ही दी है, अब आपने सोच ही लिया है, ठान ही लिया करना है, तो गिव अप मत कीजिए। मतलब कोशिश अपनी गलतियां ढूंढिए कि क्यों दिक्कत आ रही है, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि कहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और उस चीज को रिपीट मत कीजिए। और बहुत एक अच्छा इंसान वो भी होता है जो है ना, सिर्फ अपनी गलतियों से ना सीखे, दूसरों की गलतियों से भी सीखे। तो जिस तरीके से मैंने आपको कुछ गलतियां बताई, आप दूसरों की गलतियां ढूंढिए, वो लोग क्या गलत कर रहे हैं, और एटलीस्ट वो गलतियां तो बिल्कुल मत कीजिए, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट हो, ना कि इसमें। दूसरा एक चीज और जरूर कहना चाहूंगी, काफी लोग देखते हैं, जैसा सर ने अभी बताया कि इंस्टाग्राम पे काफी आजकल फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं एंड ऑल, तो देखिए ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने का डिसीजन ये मेरा अब रहा है। जब मैंने फाइनली ऑलमोस्ट पेपर, मेरा इंटरव्यू हो गया था उसके बाद से, उससे पहले मैं सोशल मीडिया वगैरह पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। सिर्फ व्हाट्सएप एक मैं यूज करती थी, वो भी इसलिए क्योंकि ऑफिस के काफी ग्रुप्स हैं, तो ऑफिस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए तो ग्रुप चाहिए, और कभी किसी को मैसेज डालना हो तो वो एक नेसेसिटी थी। उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं ज्यादा कहीं पे भी एक्टिव नहीं रहती थी, या कभी कभार देख लिया, खोल लिया, क्योंकि ये चीजें है ना आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिलाती हैं। तो जिस तरीके से आप कहना, फिर आप वही देखते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे ग्रैंड एंट्री हो रही है, ये हो रहा है, स्वागत हो रहा है, मतलब अभी जैसे हमारे साथ भी हो रहा है, बट ये एक फेज है, ये खत्म हो जाता है, वो मोटिवेशन नहीं बन सकता है हमेशा के लिए, तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, तो वो मतलब बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। इन चीजों से दूर रहिए, ताकि आपका जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, आपका फोकस उतना ज्यादा रहेगा। जैसे सर ने कहा ना कि आप घर आगे कैसे पढ़ लेते थे, क्योंकि ना फिर मेरे पास और कुछ होता भी नहीं था करने को, ना तो फालतू में कहीं पार्टी घूमने का वो रहता था कि वो भी कैंसिल नहीं कर देते थे कि नहीं बाद में करेंगे, या फिर ब्रेक्स लेती थी मैं जिस तरीके से। ऐसा नहीं है कि खुद को कट ऑफ कर लो, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये गलती करी, मैं एकदम कट ऑफ हो गई। मैंने सोचा कि एकदम आइसोलेशन में तैयारी करेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा तो बेस्ट रहेगा, बट एक्चुअली वो बेस्ट नहीं था, वो बहुत ही गलत डिसीजन था। आप इतना भी सोशली कट ऑफ मत हो जाइए कि आप जब प्रीलिम्स फेल हो तो आपके पास कोई हो ही ना, तो वो एकदम अलोन जैसी फीलिंग आ जाती है ना कि आप अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बाद में ये चीज मैं अपनी प्रिपरेशन में लेके आई, बैलेंस जो कि बहुत जरूरी है, मुझे लगता है पूरी लाइफ में बहुत जरूरी है, यूपीएससी में तो खैर है ही। तो मैं नेसेसिटी ब्रेक्स ले लेती थी, जैसे प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद प्रीलिम्स दिया है तो अपना एक हफ्ते का घूमो फिरो, दोस्तों से पार्टी करो, जिनको पहले बोला था अभी नहीं मिल सकते उनसे मिलो,
फैमिली में फ्रेंड्स से कहीं भी घूमने जाओ, मैं लेती थी वो ब्रेक। मेंस भी जैसे मैंने दिया, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, और बीच में भी जैसे महीना हो गया तो पूरे महीने तो हर दिन नहीं पढ़ा जाता। मैं यूजुअली मेरा ऐसा रहता था कि हफ्ते में एक दिन कोई भी, मतलब सैटरडे संडे तो मैं नहीं रख सकती थी ड्यू टू जॉब, तो मैं किसी एक दिन बीच में ब्रेक ले लेती थी कि आज नहीं पढ़ना है, या अपना कुछ मूवी देखने का मन है, वेब सीरीज देखने का मन है, वो देखते हैं, किसी से मिलने का मन है, बात करने का मन है, वो चीजें भी करिए। अदरवाइज आप ये चीजें छोड़ते जाएंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका दम घुटने लगेगा कि मैं मेरे को कोई बात करने के लिए नहीं है, मैं अपने थॉट्स किससे शेयर करूं, और आप समाज से इतना कट ऑफ, जिस समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं आप उसी समाज से कट ऑफ हो गए हैं। तो वो चीजें मत करिए, बैलेंस रखिए, थोड़ी चीजें फॉलो भी करिए, थोड़ी चीजें छोड़ भी दीजिए, जब जरूरी नहीं है तो छोड़िए। इससे फोकस बनने में बहुत हेल्प होता है। तो घर आके कुछ नहीं होता था करने के लिए, फ्रेश हो गए ठीक है कि अब पढ़ना ही है, नो सोशल मीडिया नथिंग, फोन को साइड में रख के, ये नहीं कि बार बार फोन चला रहे हैं। मतलब होता था ऐसा, कभी कभी दिन होता था आज तो फोन चलाने में निकल गया क्योंकि बीच बीच में देख रहे हैं, फिर रियलाइज किया इसको दूर रखना है, तो इसको दूर रख के फिर पढ़ाई करी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, ये मिस्टेक्स मत करिए, तो फिर आपका मतलब बेटर रहेगा कि अपना एफर्ट आप बेस्ट डालिए। देखिए यूपीएससी जैसा कि हम कहते हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, तो यूपीएससी का तो कुछ भरोसा है नहीं, कभी भी किस्मत भी एक लक रोल भी फैक्टर रहता ही है। लेकिन एक ना आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। मतलब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, लेकिन मैंने एक्चुअली पहले ही डिसाइड कर रखा था, क्योंकि काफी देखिए ये जर्नी बहुत ड्रेनिंग हो जाती है, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। तो मैंने सोच रखा था कि अभी अगर नहीं होगा तो दिस विल बी फ्रॉम माय साइड, इट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, कि बहुत दे लिया किसी चीज के, मतलब पीछे भी पड़े रहो, वो भी चीजें, ये कि लाइफ में और चीजें रुकी हुई हैं तो उनको भी बढ़ाना है, तो मैंने पहले ही सोच लिया था। तो आपके दिमाग में ना एक ये भी होना चाहिए कि बिल्कुल ये मत समझो जो हम शुरू में समझ लेते हैं, मैंने भी सोच लिया था यूपीएससी नहीं हुआ तो इट विल बी द एंड ऑफ माई लाइफ, बट नो, इट इज नॉट सो। यूपीएससी नहीं होना इज नॉट योर एंड ऑफ योर लाइफ, इट इज जस्ट वन फेज, एक ये फेज है, होगा तो बेस्ट, नहीं होगा तो और भी बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए ताकि आपको ये रिग्रेट ना रहे कि यार तैयारी कर ली होती तो शायद हो जाता, फुल एफर्ट दिया होता ना तो शायद तब हो जाता। वो शायद वाला डाउट नहीं होना चाहिए। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, मेरा अब नहीं होता तो मुझे कभी ये रिग्रेट नहीं होता कि मैंने अपना बेस्ट नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता है आई गेव माई बेस्ट। उसके बाद भी नहीं होता, आई वॉज स्टिल इन पीस एंड हैप्पीनेस कि कोई बात नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद जो किस्मत को मंजूर, इट इज ओके। तो मेक पीस विद इट, इसको अपना लाइफ का गोल पूरा मत बनाइए। लाइफ में बहुत चीजें हैं, अपना माइंडसेट को ब्रॉड रखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको परसू करिए। तो मैंने ऐसी चीजें देखना शुरू कर दिया था कि ये नहीं तो अब और क्या, ये नहीं कि ये एंड है, तो वो एक माइंडसेट जरूर आप लेके चलिए, वरना आप मतलब उस माइंडसेट के साथ तो आप कभी आगे, मतलब ऐसे केसेस होते हैं लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। प्लीज नेवर एवर, नथिंग इन दिस लाइफ इज एज इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी लाइफ एंड करनी पड़े। तो प्लीज मतलब ऐसी हरकत तो प्लीज कभी मत करिएगा। मैं सबको ये जरूर कहना चाहूंगी, लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फुल एंजॉय करिए और जियो और जीने दो, सब जियो लिटरली, और खुश रहो। अल्टीमेटली इट इज हैप्पीनेस, आप खुश होने चाहिए, सिलेक्शन हो या नहीं हो, आपको खुशी रहनी चाहिए लाइफ में कि लाइफ अच्छी है। वो जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके, और लिटरली बहुत कुछ सीखा मैंने भी इस इंटरव्यू से। मैंने आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज किए, लेकिन इस इंटरव्यू को करने के बाद बहुत कुछ सीखा है, और उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत मजा आएगा इंटरव्यू देखकर। अपनी तैयारी को आप अगर शुरू नहीं करा है तो आप कर दीजिए। यहाँ से मोटिवेशन लेकर बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज हम लगातार कर ही रहे हैं, स्ट्रेटजी वगैरह आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं, आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी सवाल होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।